जीतोगे तुम भी अगर इरादा कर लो, जीतोगे तुम भी अगर इरादा कर लो, अपने आप से आज वादा कर लो। पत्थरों की तरह मजबूत बनो जिंदगानी में, पत्थरों की तरह मजबूत बनो जिंदगानी में, यकीन खुद पर औरों से भी ज्यादा कर लो। तो चलिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अवसर की। यदि आप योग्य हैं तो अवसर खुद ढूंढते हुए आपके पास आएगा। और हाल के दिनों में जैसा आप लोग देख रहे हैं कि बिहार सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में रिक्तियां निकाली जा रही है। कई वैकेंसी आ चुके हैं। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा CGL 4 के रूप में वैकेंसी निकाली गई है। तो वहीं BPSC द्वारा शिक्षा विभाग की 938 पदों की सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की वैकेंसी निकाली गई है। इसके अतिरिक्त अभी दरोगा, सिपाही 10+2 लेवल का जो वैकेंसी है बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकाली जाती है वो भी आएगा। 72वीं BPSC भी आ रहा है। तो नौकरियों की बहार है। ये एक अवसर है और अगर इस अवसर को आप हाथ से जाने दे दिए तो निश्चित तौर पर ये आपके तैयारी के लिए, आपके लक्ष्य के लिए, आप जिस सफलता के सफर पर निकल पड़े हैं उसके लिए बहुत बड़ी ड्रॉबैक होगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं BPSC द्वारा शिक्षा विभाग बिहार से निकाली गई वैकेंसी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर अर्थात AEDO। मैं लगातार इन दिनों आप लोगों को इन पदों के बारे में, चाहे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हो या असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर हो, इनके बारे में अपडेट दे रहा हूं, तैयारी की रणनीति बता रहा हूं, बुक लिस्ट बता रहा हूं और इस पर क्लास भी आयोजित कर रहा हूं। यदि आप इस क्लास को अंत तक देखते हैं तो निश्चित तौर पर अगर आप AEDO का एक पद लेना चाहते हैं तो उस दिशा में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। दिल थाम कर बैठिए, मैं आपको बताऊंगा कि यह पद क्यों इतना महत्वपूर्ण है। इस पद की गरिमा के बारे में, इस पद की उपयोगिता के बारे में और इस पद की जो विशेषता है उसके बारे में तो बताएंगे ही बताएंगे। साथ ही इसमें क्या वेतन मिलेगा और इसकी तैयारी के लिए क्या सिलेबस है और उसके लिए हमें कौन कौन सा बुक पढ़ना होगा और आपकी तैयारी की क्या रणनीति होगी, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को देखना ना भूलिए। निश्चित तौर पर इससे अच्छा वीडियो, इससे अच्छा क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं 5-6 पुस्तकों का नाम बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा और साथ ही तैयारी की रणनीति भी बताएंगे जो आजमाया हुआ नुस्खा है। जिस रणनीति को अपनाकर मैं सफल हुआ हूं वो आज मैं आपको बताऊंगा। ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हर कोई शिक्षा का व्यापार में लगा है, मेरा कोई व्यापार नहीं है। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को देखिए। निश्चित तौर पर जो आप प्रतिष्ठित पद पर आसीन होना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर यह पद आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कि कैसे बेहतरीन है। सबसे पहले बात आती है वेतन की, कि वेतन क्या मिलेगा। और बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया है, YouTube पर डाला है कि वेतन क्लर्क का और नाम पदाधिकारी। भाई वेतन पर हर बार क्यों चले जाते हैं। मैं भी मानता हूं कि वेतन जरूरी है और ऑफिसर का वेतन कम से कम लेवल 7 तो होना ही चाहिए, लेवल 9 होना चाहिए। काफ़ी सारे ऑफिसर्स का वेतन लेवल 9 होता है, IAS का वेतन लेवल 10 से शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी ड्रॉबैक है जो लोगों को लग रहा है वो है कि ये L5 का वेतन है। ठीक है, यानी L5 में तो सुपरवाइजरी कैडर के भी लोग नहीं रहते हैं, क्लर्कियल कैडर के लोग रहते हैं। तो नाम पदाधिकारी और वेतन जो है क्लर्क का। तो क्या वाकई में ऐसा है? तो अगर आप विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि लेवल 5 में जो वेतन है वो कम नहीं है। आज के जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं हमारी, अगर आप विद्यार्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं और अभी घर से 5,000-10,000 रुपया खर्च करके पटना या दिल्ली में पढ़ते हैं और उसके जगह पर अगर आपको एक पद मिल जाए, बढ़िया सा पद मिल जाए, प्रतिष्ठित पद मिल जाए और ऊपर से 50,000 रुपया वेतन मिले, तो क्या ये खराब है?
और सफलता कभी अंतिम नहीं होता है। कौन कहता है कि आप यहीं रुक जाइए, आगे बढ़ने के भी अवसर हैं। इस पद को आप छोड़ सकते हैं, इससे ऊपर बढ़ सकते हैं, पीछे के लोग इसको आकर भरेंगे। एईडीओ का पद जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब वेतन क्या है? अगर वेतन की बात करें तो सिर्फ वेतन की ही बात क्यों करेंगे, हम वेतन की भी बात करेंगे, नेचर ऑफ जॉब की भी बात करेंगे, प्रमोशन के अवसर की भी बात करेंगे और अन्य सुविधाओं के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वेतन की बात करते हैं। तो ये 7th पे कमीशन का पे मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पर लेवल 5 का वेतन दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो है एक लगातार सीरीज में है, क्योंकि हर वर्ष प्रत्येक वर्ष आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, अगर 5 साल की नौकरी हो गई तो 5 इंक्रीमेंट मिलेगा। हर साल वेतन बढ़ता है और ये वेतन कई तरीके से बढ़ता है। एक तो इंक्रीमेंट मिलता है, वेतन बढ़ोतरी होती है हर साल, और दूसरा जो है साल में 2 बार डीए यानी महंगाई भत्ता में भी बढ़ोतरी होती है। ठीक है, इस तरह से हर साल वेतन बढ़ते रहता है। यानी एक तरह से कहा जाए तो साल में 3 बार वेतन बढ़ता है, 2 बार डीए बढ़ता है और एक बार इंक्रीमेंट बढ़ता है। तो वेतन क्या है? तो लेवल 5 का जो वेतन देखते हैं तो शुरुआती जो स्टार्टिंग पीरियड में है, तो इसका बेसिक पे जो है वो कितना है? तो बेसिक पे है 29,200। ठीक है, तो 29,200 अगर बेसिक पे हो गया, ठीक है, तो इसमें डीए महंगाई भत्ता की जो भी वर्तमान दर है उसके अनुसार से 16,060 रुपया महंगाई भत्ता हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एचआरए हाउस रेंट अलाउंस की अगर बात करें तो 5,256 रुपया हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। ट्रैवलिंग अलाउंस की बात करें, यदि पटना में पोस्टिंग होती है, ठीक है, तो ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा 2,325 रुपया। ठीक है, और मेडिकल अलाउंस सभी को मिलेगा 1,000 रुपया। तो इस तरह से 53,841 रुपया आपका वेतन हो रहा है, जिसमें से कुछ डिडक्शन होते हैं। डिडक्शन किस रूप में होते हैं? तो जैसे एनपीएस के रूप में होता है, न्यू पेंशन स्कीम के रूप में होता है, और ये जीआईसी जो है बीमा का कटता है 120 रुपया। तो ये डिडक्शन अगर हो जाएगा तो कुल मिला के नेट पे होगा आपका 49,195 रुपया। और आप जब एग्ज़ाम निकाल कर इस नौकरी में भर्ती होंगे तब तक यह वेतन हमारे ख्याल से 50,000 से ऊपर हो गया होगा। ठीक है, 50,000 से ऊपर हो जाएगा। और एक बात और है कि 8th पे कमीशन, यानी ये तो 7th पे कमीशन है, तो 8वां पे कमीशन जब लग जाएगा, 8वां पे कमीशन लग जाएगा तो आपका वेतन जो है वो लगभग जो है 2 से सवा 2 गुना हो जाएगा। यानी यही वेतन जो 50,000 रुपया का वेतन है वो 8वां वेतन आयोग में बढ़कर 1 लाख के लगभग में चला जाएगा, या 1 लाख से ज़्यादा भी जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात है कि पे रिवीजन भी होता है, समय समय पर पे रिवीजन भी होता है। हो सकता है 8th पे में इसके वर्किंग प्रणाली को देखकर इसको लेवल 7 में रख दिया जाए, लेवल 8 में रख दिया जाए। उस समय कुछ अलग स्ट्रक्चर होगा। अगर आज की बात करें तो आज के अनुसार से इसको लेवल 7, लेवल 8 या लेवल 9 में भी रखा जा सकता है। ठीक है, ये भविष्य की बात है। ठीक है, अभी वेतन कम है, लेकिन आप देखिए बहुत सारे जो सुपरवाइजरी कैडर का वेतन था उसको हमने देखा था कि लेवल 6 में था। ठीक है, जैसे कि आपका एक पद आया था सीजीएल के माध्यम से, फर्स्ट सीजीएल के माध्यम से आया था, वो आपूर्ति निरीक्षक का आया था, तो वो लेवल 6 में था। और जो सचिवालय सहायक था, जिसे आज सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बोलते हैं, उसका वेतन लेवल 7 था। बाद में क्या हुआ कि सारे जितने भी फर्स्ट सीजीएल के माध्यम से भर्ती होकर आए थे, जो भी लेवल 6 में था, सबका पे रिवीजन करते हुए लेवल 7 में कर दिया गया। आज कोई भी सुपरवाइजरी कैडर के लोग जो हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो लेवल 6 में कोई नहीं है, सारे लेवल 7 में है। तो इसलिए कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है कि सरकार इस पर विचार करते हुए बाद में इसको लेवल 7 कर दे, या 8वां पे कमीशन में जब कोई नया स्ट्रक्चर आएगा वेतन का तो उसके अनुसार से कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए वेतन कम नहीं है। वेतन के अनुसार से जिस तरह से लोग इसको हीन दृष्टिकोण से देख रहे हैं, ये गलत बात है। बहुत ही अच्छा पद है, और सिर्फ वेतन को ही क्यों देखें, नेचर ऑफ जॉब इतना शानदार है, क्योंकि बिहार जैसे राज्य में जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है और वहाँ शिक्षा जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको देना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, रोजगार है। ठीक है, लोगों का जो है कुपोषण से
बचाने की जो जिम्मेवारी रहती है सरकार की, भुखमरी से बचाने की जो जिम्मेवारी रहती है, तो इन सबों को देखा जाए शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और वो शिक्षा जो दी जा रही है स्कूलों में, उसकी गुणवत्ता कैसी है, इसकी आपको जांच करना है, उसको शोध करना है, उसको बढ़ाना है। पुराने ज़माने के जो स्कूल इंस्पेक्टर होते थे या फिर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी होते थे, वे लोग जांच करते थे। अब जो है इस पद को धारित करने वाले लोग ना सिर्फ जांच करेंगे बल्कि शिक्षा का विकास भी करेंगे। वो नए तरीके अपनाएंगे। समकालीन वैश्विक परिदृश्य में क्या चल रहा है, समकालीन जो है नेशन वाइड जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का क्या स्वरूप है, उस स्तर से बिहार में भी लागू करने का ये प्रयास करेंगे। इसीलिए जो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अर्थात ब्लॉक एजुकेशन एक्सपेंशन ऑफिसर, जिसे बीओ साहब कहते थे, उस पद को सरेंडर करके और एक नया पद निकाला गया जिसका नाम है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। ठीक है, तो नेचर ऑफ जॉब बहुत बढ़िया है और काम करने में निश्चित तौर पर आपको मजा आएगा। जो डेस्क जॉब पर बैठने वाले जो पदाधिकारी हैं या क्लर्कियल कैडर के लोग हैं, उनसे तो काफ़ी आनंद आएगा, इतना आप जान लीजिए। प्रमोशन के अवसर क्या है इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि प्रत्येक 5 वर्ष में आपको प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, ये बिहार सरकार का नियम है। जिसका संवर्ग नहीं बना है उसमें भी नियम है कि कम से कम 10 साल में एक एमएससीपी जरूर मिलेगा, यानी प्रमोशन नहीं मिलेगा लेकिन वित्तीय लाभ जरूर मिलेगा। और पूरी सेवा काल में कम से कम 3 बार, अगर सेवा 30 साल से अधिक हो तो 3 बार एमएससीपी का लाभ मिलेगा। तो ये है, तो प्रमोशन का भी अवसर है। अन्य सुविधाएं अगर मिलने वाली बात करें तो आपका ड्यूटी रहेगा फील्ड में, और फील्ड में ड्यूटी करने वाले लोगों को गाड़ी जरूर मिलता है। ठीक है, क्योंकि अब है क्या, बहुत बार लेवल 10, लेवल 9, लेवल 11 के भी ऑफिसर को गाड़ी नहीं मिलता है। जैसे कि मैं लेवल 11 का ऑफिसर हूं लेकिन गाड़ी की सुविधा नहीं है, क्योंकि मेरा काम है डेस्क जॉब, मैं डेस्क पर बैठकर जॉब करता हूं, इसलिए गाड़ी ऑफिस के लिए होता है, कोई पर्सनल गाड़ी नहीं दिया जाता है। लेकिन परंतु यहाँ क्या है कि आपको वाहन की सुविधा मिल सकती है। रही बात आवास की, तो आवास जो है जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी, अगर वहाँ पर बिहार सरकार का आवास है तो आवास भी मिलेगा। वैसे आजकल लोग फ्लैट में रहना पसंद करते हैं, आपको एचआरए मिल ही रहा है। ठीक है, तो आप फ्लैट में रहेंगे। ठीक है, तो सुविधाओं के दृष्टिकोण से भी किसी सेवा से कम नहीं है। हाँ, प्राथमिक तौर पर अगर एंट्री लेवल पर देखा जाए तो इस पद पर नौकरी करना काफ़ी जो है बेहतर होगा, खास करके जो न्यूकमर्स हैं, जो विद्यार्थी हैं और जीवन में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो यह पद काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिर्फ पैसा ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, पद भी महत्वपूर्ण होता है। कई बार होता है कि आईएएस जो बनकर आते हैं तो उनकी अपेक्षा जो है उस ऑफिस के कभी कभी क्लर्क का वेतन अधिक होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लेवल 11 में हूँ और आज के डेट में कोई न्यूली अपॉइंटेड आईएएस है तो वो लेवल 10 में रहेंगे, यानी हमसे नीचे के वेतन में रहेंगे। लेकिन हायरार्की में आईएएस हमेशा ऊपर होता है, जो स्टेट कैडर वाले पदाधिकारी उससे हमेशा ऊपर रहता है। तो वेतन कम होने के कारण ये नहीं हुआ कि जो आईएएस होंगे, जो डीएम साहब होंगे, तो वो हमसे नीचे हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए वेतन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से देखिए। अब चलिए मैं बात करता हूँ, जो ज़रूरी बात करने के लिए आया था कि कैसे इसका जो है सिलेबस है और किस तरह से इसकी तैयारी करेंगे। आगे मैं 2-3 चीज़ और बताऊंगा। सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या है, दूसरा है कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए जो विद्यार्थी सबसे ज़्यादा पूछते हैं, खोजते हैं। ठीक है, और उसके बाद तैयारी की क्या रणनीति होनी चाहिए। तो सबसे पहले सिलेबस को समझ लेते हैं। तो सिलेबस क्या है कि यह एक ऐसा परीक्षा बीपीएससी ने डिजाइन किया है जिसमें सिंगल स्टेज का एग्जाम होगा। यानी इसमें क्या होगा, सिर्फ पीटी होगा, सिर्फ पीटी होगा, मेंस नहीं होगा, मेंस नहीं होगा। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू भी नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ जो है पीटी होगा। और पीटी कैसा होगा, तो ये ऑब्जेक्टिव होगा और एमसीक्यू होगा, यानी लिखित परीक्षा नहीं होगा, कोई साक्षात्कार नहीं होगा। बिना साक्षात्कार, बिना लिखित परीक्षा के सिर्फ एक परीक्षा देकर, सिंगल स्टेज का एग्जाम देकर आप ऑफिसर बन सकते हैं। तो समझिए इससे बढ़िया अवसर आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो एकल परीक्षा के 3 पेपर होंगे और 3 पेपर के 300 अंक होंगे और 300 प्रश्न भी रहेंगे और कुल मिला के 2 घंटा का समय रहेगा 3 पेपर के लिए, द्वितीय 6 घंटा का समय रहेगा। ठीक है, ये परीक्षा
हो सकता है कि 2 दिन में लिए जाए या एक ही दिन में लिया जा सकता है, लेकिन बहुत अधिक संभावना है कि 2 दिन में लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको ये जो एकल परीक्षा है जो 3 पेपर हैं, तो 3 पेपर ये इस तरह से है। पहला है 2 घंटा का जो पेपर होगा वो सामान्य भाषा होगा। सामान्य भाषा 100 अंकों का होगा और ये क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, और क्वालिफाइंग क्या है, तो 30 नंबर लाना है इसमें, 30 नंबर या फिर 30% कहिए, 100 का 30% 30 ही होगा, 30 नंबर लाना है, जिसमें से अंग्रेजी जो होगा तो वो अंग्रेजी 30 अंकों का होगा। ठीक है, और हिंदी जो है वो 70 अंकों का होगा। अगर क्वालिफाइंग की बात करें तो अंग्रेजी में 9 नंबर लाना जरूरी है। ठीक है, और हिंदी में 21 नंबर लाना जरूरी है। 9 और 21 दोनों को जोड़ेंगे तो ये 30 नंबर होगा। इतना क्वालिफाई करना है। बहुत सारे लोगों ने हमें फ़ोन करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके या फिर यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करके बोला कि सर इसकी तैयारी कैसे करेंगे। इसकी तैयारी करने की बहुत विशेष ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिंदी और अंग्रेजी में बेसिक स्टैंडर्ड की जानकारी रखते हैं तो निश्चित तौर पर ये परीक्षा आप पास कर जाएंगे। फिर भी मैं बता दूंगा और कुछ बुक सजेस्ट कर दूंगा कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए सामान्य अध्ययन की ओर चलते हैं। तो सामान्य अध्ययन भी 2 घंटा का दूसरा पेपर, ये तो आपका पहला पेपर था। ये दूसरा पेपर जो है 2 घंटा का होगा सामान्य अध्ययन, और इसमें भी 100 अंक रहेंगे। ठीक है, तो 100 अंक में विषय क्या क्या रहेंगे, तो विषय हम आगे बात कर रहे हैं, आगे बात करेंगे इसकी विषय और इसकी तैयारी कैसे होगी, किन बुक का सहारा लेना पड़ेगा, कौन कौन से पुस्तक हमारे लिए इसमें सहायक हो सकते हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे आगे। और उसके बाद 2 घंटा का जो एक पेपर होगा सामान्य योग्यता, ये एक प्रकार का रीजनिंग है। रीजनिंग और मैथ 2 चीज़ इसमें मिला हुआ है, ये जान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर सामान्य यानी जनरल एबिलिटी रखा गया है, लेकिन इसमें मैथ है और फिर जो है इसमें रीजनिंग है। ठीक है, 2 चीज़ मिला हुआ है। ठीक है, रीजनिंग, तो ये दोनों मिला के सामान्य योग्यता कह दिया था। यदि आप जान लीजिए कि इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो आपको जीके जीएस तो होना ही चाहिए 200 अंकों का, और 200 अंकों का यानी मैथ और रीजनिंग भी होना चाहिए। तो ये दोनों पेपर मिला के जो 200 अंक होता है, तो यही 200 अंक से आपका मेरिट बनेगा। ये 200 अंक पर मेरिट बनेगा, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसमें कितना भी नंबर ले आए ये आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा। यही 200 अंक जो है आपके मेरिट के लिए गिने जाएंगे, और इसमें जो अधिक नंबर लाया ये दोनों पेपर मिला के उसी का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है बारी बारी से हम देखते हैं। सबसे पहले सामान्य भाषा का देखते हैं कि सामान्य भाषा में हमें कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी और क्या क्या उसका विषय है। सामान्य भाषा की बात करें तो सामान्य भाषा ये 2 भाग में बंटा हुआ है। अंग्रेजी है 30 नंबर का और हिंदी है 70 नंबर का। ठीक है, अंग्रेजी हिंदी 30 और 70। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें 9 नंबर लाना है और इसमें 21 नंबर लाना है, कुल मिला के 30 नंबर आपको लाना है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली बहुत ज़्यादा इसमें डिप में नहीं जाना है। ये क्या है कि भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी होनी चाहिए, है ना, कैसे प्रयोग करना है। जैसे हिंदी लिखने बोलने और समझने की जानकारी होनी चाहिए शुद्ध। उसी प्रकार इंग्लिश भी लिखने बोलने और समझने की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि आपको ग्रामर, कंपोजिशन और वाक्य विन्यास, शब्द विचार, ये सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, तो ग्रामर पढ़ना है। ग्रामर में भी क्या पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। क्या है, तो आर्टिकल्स पढ़ना है, नाउन पढ़ना है, प्रनाउन पढ़ना है, टाइम एंड टेंस पढ़ना है। ठीक है, एडजेक्टिव पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको पढ़ लेना है। फिर सेंटेंस पैटर्न को थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, और उसके बाद कंपोजिशन, कैसे जो है कंपोजिशन होता है, कैसे वाक्य बनता है। ठीक है, कैसे जो है वर्ड्स हैं उसके प्रयोग। ठीक है, वर्ड्स के प्रयोग, और एक प्रश्न रहेंगे पैसेज के। एक पैसेज दे देगा, उसको पढ़ना है और उसी में नीचे जो है उस पैसेज के आधार पर उत्तर देना है। ये जनरली इंग्लिश वाले पेपर में रहते हैं। बाकी क्या है कि सेंटेंस को शुद्ध करना है। ठीक है, किसी शब्द का प्रयोग करना है। टाइम एंड टेंस में जो गलतियां हैं, कॉमन एरर्स जनरली, है ना, तो कॉमन एरर्स का ज़्यादा प्रयोग रहेगा। प्रीपोजिशन भी रह सकता है। तो ये सारा चीज़ जो है ना, इंग्लिश में आपकी तैयारी हो चुकी होगी, आपने 10th स्टैंडर्ड पर पढ़ा होगा तो उसी से हो जाएगी। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि इंग्लिश की ये 9 नंबर के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए, तो इसके लिए मैं एक पुस्तक रेफ़र कर रहा हूँ।
केपी ठाकुर का है, ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, केपी ठाकुर, और हम लोग जो है बचपन में इसको पढ़ते थे, याद होगा, तो उसी किताब को फिर पढ़ना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये पढ़ा हुआ किताब है। इसी को अगर फिर से आप दोहराएंगे तो निश्चित तौर पर आपका इंग्लिश जो है क्वालिफाइंग भर नंबर आ जाएगा आराम से। जो 30 नंबर है उसमें 15-16 नंबर आ जाएगा, 9 नंबर ही लाना है। ठीक है, अब हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी क्या है? हिंदी में जनरली व्याकरण और रचना। ठीक है, जैसे मैंने इंग्लिश में बताया उसी तरह व्याकरण। तो व्याकरण के कितने भाग हैं? तो मूल रूप से 3 भाग हैं, 2 और है ना, जैसे वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद और अलंकार। तो इसको जान लीजिए, फिर रचना समझ लीजिए। ठीक है, और इसमें आएगा क्या क्या? बेसिकली इसमें विलोम शब्द आ सकते हैं, पर्यायवाची शब्द आ सकते हैं, समानार्थी शब्द आ सकते हैं। ठीक है, अशुद्धि शुद्ध अशुद्ध शब्द आ सकते हैं, वाक्य को शुद्ध करने से संबंधित आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा। फिर भी आपको लगता है कि इसकी तैयारी की जानी चाहिए, तो ये वासुदेव नंदन प्रसाद का ग्रामर है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 5-7 दिन पढ़ लीजिए, निश्चित तौर पर आपका हिंदी जो है काम बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए सामान्य अध्ययन पर चलते हैं, जो कि हमारा मूल विषय है। ठीक है, चूँकि हिंदी और भाषा वगैरह ये तो 8-10 दिन में हम तैयारी कर लेंगे। मैथ में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। मैथ को अगर लोग सीखना चाहे तो 4 से 6 महीना में पूरा मैथ सीख सकता है। परंतु जीएस ही एक ऐसा विषय है जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक सीखते आते हैं, फिर भी पूरा नहीं होता है, क्योंकि ये काफ़ी विशाल है। ठीक है, काफ़ी इसका जो दायरा है वो विस्तृत है। तो यही कारण है कि सामान्य अध्ययन सबसे वो वाइटल पॉइंट हो जाता है। तो सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज की बात करें तो जनरल स्टडीज में सबसे पहले हम देखें कि कौन कौन से विषय हो सकते हैं। तो आपका जो एईडीओ का सिलेबस है, तो सिलेबस में काफ़ी बिखराव करके लिखा है, और उसमें जो है बिहार के लिए भी अलग अलग से लिख दिया है। लेकिन पूरा सिलेबस का निचोड़ यही है कि इसमें सामान्य विज्ञान रहेगा, जनरल साइंस, समसामयिकी रहेगा, करंट अफेयर्स, फिर जो है इंडियन हिस्ट्री रहेगा। इंडियन हिस्ट्री भी 3 भाग में है, भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। उसके बाद सामान्य भूगोल रहेगा। सामान्य भूगोल में प्राकृतिक भूगोल या विश्व का भूगोल कहिए वो आएगा, और भारत का भी भूगोल आएगा। ठीक है, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था आएगा, इंडियन इकोनॉमी, फिर भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी सिस्टम। ठीक है, संविधान। तो ये जो है 6, और उसके बाद इन सभी का अलग से जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है उसको हम एक जगह कर दिए हैं, बिहार विशेष। चूँकि बीपीएससी में हम बिहार विशेष या बिहार स्पेशल पढ़ते हैं, तो उसी तरह ठीक यहाँ भी पढ़ना है। तो इसका क्या करना है? तो बिहार का भी इतिहास पढ़ना है, बिहार का भी भूगोल पढ़ना है, बिहार का भी अर्थव्यवस्था पढ़ना है, बिहार का भी राज्य व्यवस्था पढ़ना है, और बिहार के कुछ आंकड़े या विविध जो चीज़ें हैं, है ना, जैसे बिहार की कला संस्कृति, जनगणना संबंधी आंकड़े, है ना, भौगोलिक संबंधी आंकड़े, तो उसको भी देख लेना है। ठीक है, अब है क्या कि इसके लिए बुक कौन कौन से चाहिए? तो सबसे जो है सुपरस्टार जो बुक है लुसेंट सामान्य ज्ञान, ये तो ले ही लीजिए, इसमें सारा विषय आ जाएगा। लेकिन आपको साइंस के लिए अलग से पढ़ना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन किताब है, पूरी साइंस की तैयारी हो जाएगी। तो लुसेंट का ही सामान्य विज्ञान है साइंस के लिए। और बिहार का जो चीज़ मैंने बताया, तो बिहार के लिए बिहार सामान्य ज्ञान जो कि क्राउन पब्लिकेशन का है, उसको जो है, ये 3 बुक काफ़ी वाइटल है। ठीक है, इसको ले लीजिए। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हैं कि और हम कुछ पढ़ें, ठीक है, चूँकि पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो एक तरह से 3 गाइड बुक हैं, लेकिन आपको अगर विस्तार से थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, थोड़ा विस्तार में जाना चाहते हैं, तो 2 किताब मैं यहाँ रेफ़र करूँगा। एक है आपका परीक्षा वाणी, ठीक है, और दूसरा है अरिहंत का एनसीईआरटी सार। ये अलग अलग विषय के लिए निकलता है, जिसका आगे हम फिर विवरण प्रस्तुत करेंगे। परंतु यदि आप चाहें तो जिस विषय में आपको ज़रूरत हो उस विषय का ले सकते हैं। जैसे इतिहास का ले सकते हैं, किसी को भूगोल का ज़रूरत पड़ जाता है तो उसको ले सकते हैं। ठीक है, और एक गाइड बुक भी ले सकते हैं, कोई भी गाइड बुक ले सकते हैं। जैसे कि हमने मार्केट में अभी देखा तो दृष्टि पब्लिकेशन ने बड़ा अच्छा गाइड बुक निकाला है, दृष्टि पब्लिकेशन। तो दृष्टि पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं, पब्लिकेशन, ठीक है, दृष्टि प्रकाशन का। ठीक है, ये अच्छा लगा हमें, तो इसको भी देख सकते हैं, या फिर आप बुक स्टॉल पर जाके खुद भी देख सकते हैं कि कौन सा गाइड बुक अच्छा है, तो वो ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया सामान्य अध्ययन का कॉमन बुक। अब सामान्य अध्ययन को अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं कुछ बुक सजेस्ट कर देता हूं। हालांकि किताबों का जखीरा नहीं लगाना है, किताब उतना ही लाना है जितना कि आप पढ़ सके। तो चलिए मैं कुछ सहायक किताबों के बारे में भी चर्चा कर देता हूं।
अन्य सहायक पुस्तकों में देखिए सामान्य अध्ययन के लिए, ठीक है, तो इतिहास चूंकि काफ़ी विस्तार है रहता है और लुसेंट केवल पढ़ने से इतिहास में काम आपका बनेगा नहीं, ठीक है, और इतिहास से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा उसका सिलेबस भी रहता है। तो इतिहास की अगर बात करें तो इसको आप 3 भाग में बांट सकते हैं, भारतीय इतिहास को 3 भाग में बांट सकते हैं। तो प्राचीन, ठीक है, मध्यकालीन, आधुनिक, ठीक है। तो यदि आप सबका लेना चाहते हैं तो प्राचीन का भी आप ले लीजिए, एस.के. पांडे का एक सेपरेट बुक ले लीजिए, ठीक है। फिर जो है मध्यकालीन का भी आप एस.के. पांडे का ही ले लीजिए, सेपरेट बुक, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है, बड़ा बढ़िया लिखा है। और आधुनिक का भी आप एस.के. पांडे का ही ले लीजिए। ये तीनों बुक ले लीजिएगा तो कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा बुक है, तो ये आपका काम बन जाएगा। भूगोल की जहाँ तक बात करें तो महेश बर्नवाल है, महेश बर्नवाल साहब का बुक ले लीजिए, ये अच्छी बुक है, ठीक है, बर्नवाल, ठीक है। आपको राज्य व्यवस्था की बात करें तो इसमें लोग वही सब लोग कहते हैं कि आप जो है लक्ष्मीकांत का बुक ले लीजिए, ठीक है, लेकिन मैं लक्ष्मीकांत काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए लक्ष्मीकांत को मैं यहाँ प्रीफर नहीं करूँगा। यहाँ मैं कहूँगा कि आप परीक्षा वाणी का ले लीजिए और उसमें से भी सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है, परीक्षा वाणी, ठीक है, परीक्षा वाणी का ले लीजिए, ठीक है। फिर अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये भी परीक्षा वाणी का बुक ले लीजिए, अच्छा रहेगा, परीक्षा वाणी, ठीक है। और सामान्य विज्ञान की अगर बात करें तो सामान्य विज्ञान में भी मैं आपको परीक्षा वाणी ही रेफर करूंगा, परीक्षा वाणी। ये 2 बुक है, एक जो है फिजिकल साइंस है जिसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स है, और दूसरा बुक जो है जीव विज्ञान का है। 2 भाग में आता है सामान्य विज्ञान। तो इसको लेने से आपका जो है जो अन्य पुस्तकें जो सहायक पुस्तकें हैं तो उसमें आपका काम बन जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स पर भी आपको एक बुक लेना चाहिए, ठीक है। और वो बुक कौन सा है, तो आप मंथली मैगजीन तो लेंगे ही, तो जैसे प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण आप जरूर पढ़िए, प्रतियोगिता दर्पण ये मंथली पढ़िए, ठीक है। इसके अतिरिक्त और भी कई मैगजीन्स आते हैं बाज़ार में, जैसे कि मंथन आता है, घटना चक्र आता है, स्पेशल इशू निकलता है इस एग्ज़ाम के लिए, अगर स्पेशल इशू निकला है तो उसको आप देख लीजिए। परंतु मैं ईयर बुक का भी ज़रूर सलाह दूंगा कि एक ईयर बुक आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ईयर बुक कौन सा है, तो ईयर बुक भी प्रतियोगिता दर्पण का ईयर बुक मैं आपको रेफ़र करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि प्रतियोगिता दर्पण का ले लीजिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त मैं कहूँगा कि एक स्पीडी पब्लिकेशन का आता है, मात्र 70-80 रुपया में हो जाता है, ठीक है, ये हमेशा अपडेट रहता है, तो इसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना सहायक पुस्तकों से आपका काम चल जाएगा जीएस के लिए, ठीक है। अब चलिए मैं मैथ की बात करता हूँ, यानी सामान्य योग्यता। तो सामान्य योग्यता के 2 भाग हैं, इसमें आपका अंकगणित रहेगा, अंकगणित, और दूसरी तरफ रहेगा वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। मेरे ख्याल से 100 नंबर का है, तो 100 नंबर का ये 50 का होना चाहिए और ये 50 का होना चाहिए, लेकिन सिलेबस में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन रेशियो यही रहेगा, 50 मैथ पूछा जाए और 50 रीजनिंग पूछा जाए। अब इसकी कैसे तैयारी करना है, इसकी तैयारी के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैथ सीखना होगा, और बिना मैथ सीखे आप जो है इस परीक्षा को क्रैक नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको पहले ही जहन में बिठा लेगा। और मैथ जो है जल्दबाजी में सीखने की चीज़ नहीं है, ठीक है, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। एक बार आप 4-5 महीना का समय दे दिए तो मैथ पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करिए कि आप आर.एस. अग्रवाल, ये जो पुस्तक है वो आर.एस. अग्रवाल का किताब है। आर.एस. अग्रवाल साहब ने बहुत ही बढ़िया किताब लिखा है और इस किताब का बहुत बड़ा योगदान है हमारी सफलता में, ठीक है। तो ये आर.एस. अग्रवाल का पुस्तक जरूर लीजिए, ठीक है, आर.एस. अग्रवाल, और इसी को बनाइए। बाज़ार में कई सारे मैथ के बुक आए हैं, लेकिन इसके मुकाबले में अभी भी कोई नहीं है। तो आर.एस. अग्रवाल का बुक लीजिए। सिलेबस आपका जो है दिया हुआ है, तो सिलेबस क्या है, तो नंबर सिस्टम है, फिर दशमलव है, भिन्न है, और अंकगणितीय संक्रियाएं हैं, पूर्ण संख्या पर भी जो संक्रियाएं हैं वो है, अंकों के बीच जो विभिन्न प्रकार के संबंध होते हैं उसको समझना है, फिर परसेंटेज है, प्रतिशत, लाभ हानि है, अनुपात समानुपात है, ब्याज है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों पढ़ना होगा, फिर औसत है। इतना है। हालांकि मैं रेफ़र करूंगा कि इससे अधिक भी कुछ कुछ चीज़ों को पढ़ लेना चाहिए, जैसे समय काम, समय दूरी, ठीक है, ये सब मिश्रधन,
या फिर शेयर लभांश बट्टा, ये सभी प्रश्न आ जाते हैं, सिलेबस में नहीं दिया हुआ रहता है, कभी कभी आ जाता है। तो मैथ जब हम सीखने चले हैं तो कोशिश करेंगे कि हम 1-2 चैप्टर और सीख लें ताकि दूसरे कंपटीशन में भी काम आ जाए। ठीक है, अब वर्बल एवं नॉन वर्बल रीजनिंग के भी 2 पार्ट होते हैं। वर्बल रीजनिंग जिसमें लिखा हुआ रहता है, और नॉन वर्बल रीजनिंग जिसमें चित्र बना हुआ रहता है। तो दोनों ही रीजनिंग के लिए आप जो है इस बुक को लीजिए। ये भी आर एस अग्रवाल का ही बुक है, ये भी आर एस अग्रवाल साहब का भी ही बुक है, इसी को मैं रेफर करूंगा। ठीक है, ये दोनों बुक ले लीजिए, आपका जो जनरल एबिलिटी है 100 नंबर का वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आर एस अग्रवाल का नवीन अंकगणित और आर एस अग्रवाल का तर्क शक्ति परीक्षण, ये दोनों बुक ले लीजिए। और एक तीसरा बुक लेना है जिसका मैं फोटो यहाँ नहीं लगा पाया, लेकिन जो है रुक्मिणी प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूट का है, रुक्मिणी प्रैक्टिस सेट। ये बहुत ही अच्छा है, इसमें गलती नहीं रहेगा, और काफ़ी ये लोग जो सेट बनाते हैं तो काफ़ी मेहनत करके बनाते हैं। तो ये रुक्मिणी का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, इससे आपका तैयारी पूरी हो जाएगी। अब चलिए हम रणनीति की बात करते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, तैयारी की क्या रणनीति होनी चाहिए। तो रणनीति में आइए, बड़ा पद मिलने जा रहा है, अधिकारी बनने जा रहे हैं, और वो भी ऑब्जेक्टिव परीक्षा देकर अधिकारी बनेंगे। तो जो परीक्षा है वो आसान तो नहीं होगा। परीक्षा अगर आसान भी हो जाए तो इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी, लाखों लोग इसमें फॉर्म भरेंगे, लाखों लोग बैठेंगे, और पद कितना है तो 938 पद के लिए गला काट प्रतियोगिता होगा, और उसमें आपको सफल होना है। तो सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको जब तक कुछ स्पेशल नहीं करेंगे, जब तक विशेष नहीं करेंगे, है ना, जब तक आप रोड मैप नहीं बनाएंगे तैयारी का, जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि ये हमारे जीवन का जो फाउंडेशन बनने जा रहा है और उसे हमें मजबूत करना है, और उसके लिए हम जो है एक व्रत या यज्ञ जो करते हैं काफ़ी शुद्धता के साथ, तन्मयता के साथ, उसी तरह से आपको तैयारी में लगना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम यज्ञ से भी महान काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, सारगर्भित अध्ययन। ठीक है, यानी पूरा सिलेबस का वो अध्ययन करना है, और एक एक चीज़ों को क्लियर कंसेप्ट के साथ करना है। ठीक है, ट्रिकी अप्रोच, जहाँ याद करने वाली चीज़ें हैं जो याद नहीं रहता है, उसके लिए आपको ट्रिक बनाना पड़ेगा, शॉर्टकट मेथड बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए फार्मूला बनाना पड़ेगा याद करने के लिए। ठीक है, फिर जो है आप जिन चीज़ों को पढ़े हैं दूसरे के नोट्स से नहीं पढ़ना है। दूसरा का नोट्स अगर ले भी लेते हैं तो उसको अपने से सेल्फ नोट्स बनाना है। सेल्फ नोट्स बन गया, अब जो है उसका रिवीजन करने में आपका आसान होगा। ठीक है, तो सेल्फ नोट्स बना दीजिए। फिर जो है कंसेप्ट पर मजबूत पकड़ होना चाहिए। ठीक है, अगर कंसेप्ट पर मजबूत पकड़ नहीं है तो कितनी चीज़ों को लिखेंगे। अगर पूरा जीएस को देखा जाए कि कितने प्रश्न हो सकते हैं, तो मैं कहता हूं कि 5 लाख 10 लाख प्रश्न हो सकते हैं, तो उतना तो याद रहेगा नहीं। लेकिन अगर कंसेप्ट आपका मजबूत है तो निश्चित तौर पर क्या है कि आपको जो जीके जीएस का चीज़ें हैं वो जहन में रहेगा। एग्जाम के समय में अपने जो है जो मेमोरी है ना, जिस तरह से कंप्यूटर का मॉनिटर ढूंढ के ला देता है जो चीज़ हम चाहते हैं, तो उसी तरह से हमारा मेमोरी जो है ढूंढ कर चीज़ों को ला देगा। ठीक है, फिर जो है गणित में क्या है कि गणित में कंसेप्ट तो बनाना ही है, साथ ही प्रैक्टिस भी करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने आर एस अग्रवाल बनाया 25 साल पहले, आज अगर बनाने के लिए देगा तो जो थोड़ा सा कठिन सवाल होगा तो उसमें हम फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में हमारा प्रैक्टिस नहीं है, तो 25 साल हो गया है। तो उसी प्रकार आप भी अगर मैथ बना लिए हैं और उसको यदि छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा ना कि वहाँ जाके दुविधा होने लगेगा, संशय होने लगेगा, आप फार्मूला भूल जाएंगे। ठीक है, ट्रिकी अप्रोच भूल जाएंगे। ऐसे इसीलिए क्या है कि गणित पर कंसेप्ट भी होना चाहिए और प्रैक्टिस भी लगातार होते रहना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि आर एस अग्रवाल पुस्तक को एक बार आप कंसेप्ट बनाइए और कम से कम उसको 2 बार और बनाइए। ठीक है, और अपने से जूनियर लोगों को सिखाइए, आपका मैथ पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब समय प्रबंधन सबसे बड़ी चीज़ है, समय प्रबंधन। ठीक है, क्या होता है कि बहुत बार लोग बिना समय प्रबंधन के पढ़ते हैं, कितना हमें करना चाहिए। चूँकि जीवन है 24 घंटा का ही समय है, उसे हम खींच कर या उसको बढ़ाकर
हम 25 घंटा नहीं कर सकते हैं, 26 घंटा नहीं कर सकते हैं, उसी 24 घंटा में सब चीज़ करना है। तो 24 घंटा में कैसे हम समय प्रबंधन करें, ठीक है, ताकि हमारा जीवन का और भी अन्य कार्य सुचारू रूप से चलता रहे और हम तैयारी भी करते रहें। तो इसके लिए मेरा एक फार्मूला है, उस फार्मूला को ज़रूर आप फॉलो करिए। वो फार्मूला है 10 + 8 + 6। मैं हमेशा विद्यार्थियों को बताता हूँ 10 + 8 + 6 का मतलब क्या हुआ कि 10 घंटा आप पढ़िए, 10 घंटा आप पढ़िए, 8 घंटा आप सोइए, ठीक है, और 6 घंटा आप अदर वर्क करिए, ठीक है। यानी 10 घंटा आपको पढ़ना है, परीक्षा के दिन में इसको बढ़ाकर 12 कर देना है, लेकिन 8 घंटा के नींद हमेशा लेना है, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। ये अदर वर्क जो हो गया, इसमें आपका नित्य क्रिया हो गया, घर के अन्य कार्य हो गए, ठीक है, जो ज़रूरी काम निपटाने होते हैं, थोड़ा मनोरंजन हो गया, थोड़ा योगा व्यायाम हो गया, थोड़ा खेल कूद हो गया, ये सब आप 6 घंटा में कर लीजिए, लेकिन ये 10 घंटा से कटौती मत करिए। अभी मतलब आज अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आज से ही लग जाइए और 10 घंटा पढ़ना प्रारंभ करिए। निश्चित तौर पर आपका फोकस और कंसंट्रेशन ऐसा हो जाएगा कि आपको पढ़ाई के बिना और दूसरा कार्य में मन नहीं लगेगा, ठीक है। अब क्या है कि रूटीन होना चाहिए। ये जो 10 घंटा आप स्टडी के लिए निकाल रहे हैं तो इसको भी रूटीन वाइज पढ़ना है, यानी इसको जो है आप 3-4 भाग में बांट सकते हैं, 5 भाग में बांट सकते हैं। चलिए ठीक है, तो मान लिया जाए कि हम ऐसे ऐसे बांट दिए, ऐसे बांट दिए, ठीक है। एक जो है 1 घंटा हम इतिहास रख लिए, ठीक है, या फिर जो है सप्ताह भर का रूटीन बना लेंगे, ठीक है। एक दिन हम जीएस में जो है 2 दिन जीएस में हम पढ़े, फिर जो है एक समय हम रख दिए मैथ का, रीजनिंग का। मैथ और रीजनिंग का बहुत ज़्यादा समय नहीं रखना है, अगर रोज़ाना 2 घंटा रखेंगे तो काफ़ी है। बाकी आप 8 घंटा में चाहें तो आप जीएस का 8 सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, या फिर जीएस का किसी 1-2 सब्जेक्ट को लेकर चल सकते हैं। जैसे पहले मान लीजिए इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास और राज्य व्यवस्था को साथ में रख लिए, ठीक है। 4 घंटा इतिहास पढ़े, 4 घंटा राज्य व्यवस्था पढ़े, 8 घंटा उधर हो गया, 2 घंटा मैथ और रीजनिंग बनाए, ठीक है। एक सप्ताह तक वही रूटीन चला। फिर अगले सप्ताह क्या किए कि आप भूगोल और अर्थव्यवस्था को रख लिए, 4 घंटा भूगोल पढ़े, 4 घंटा अर्थव्यवस्था पढ़े, ठीक है, और 2 घंटा मैथ और रीजनिंग के लिए रख लिए। तो इस तरह से रूटीन जरूर होना चाहिए। रूटीन का फ़ायदा क्या होता है, ये हमें अनुशासित रखता है, हमें डिसिप्लिन रखता है। हम अगर दूसरा कोई काम कर रहे हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारा अभी जो समय था वो पढ़ने का समय था। क्या पढ़ने का समय था? तो अभी हम पॉलिटी पढ़ते, राज्य व्यवस्था पढ़ते, और ये समय जो है हम दूसरे काम में लगा रहे हैं, तो पॉलिटी कब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमें संकेत देता है, ये हमें सावधान करता है, ये हमें अनुशासित रखता है कि नहीं, आपका अभी जो समय था, अभी जो पॉलिटी का चैप्टर मान लिया जाए आपको पढ़ना था अभी राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति आज पढ़े नहीं, कल आपका दूसरा जो सेगमेंट पढ़ना है, तो ऐसे में क्या होगा, आपका छूट जाएगा। तो छूटेगा तो क्या होगा, फिर आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। तो यही कारण है कि रूटीन जरूर बनाना चाहिए। भले ही इस रूटीन ढीला ढाला रूटीन बनाइए, कोई जरूरी नहीं बहुत टाइट जो शेड्यूल बना दिए, ठीक है, ढीला ढाला बनाइए रूटीन, लेकिन उसको पालन जरूर करिए। ये हमें बताता है, ये हमें समय का महत्व बताता है, ये हमको बांध कर रखता है कि नहीं यही काम करना है, ठीक है। जिस तरह से मालिक जो है नौकर पर निगाह रखे हुए रहता है, उसी तरह से ये रूटीन आपका मालिक है और आप उसके नौकर बन जाइए। रूटीन को मालिक बना के खुद नौकर बन जाइए, एक दिन यही रूटीन आपको, यही अनुशासन आपको मालिक बना देगा, ठीक है। चलिए अब रिवीजन तो बहुत जरूरी है ना, क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। कितना बार रिवीजन करना चाहिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार नहीं, कम से कम 10 बार रिवीजन करना चाहिए। और 10 बार रिवीजन कैसे करेंगे? यदि आपका नोट्स बना हुआ रहेगा, सेल्फ नोट्स, तभी आप जो है कम समय में अधिक बार रिवीजन कर पाएंगे। इसलिए सेल्फ नोट्स जरूर बनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि रिवीजन जो है ना वो काफ़ी पावरफुल चीज़ है एग्जाम निकालने के लिए। क्योंकि 10 किताब पढ़ने से बेहतर है कि कोई एक किताब को 10 बार पढ़ लिया जाए। ऐसे लोग कहने वाले मिलेंगे, तो वो क्या है? बेसिकली वो रिवीजन है, ठीक है। रिवीजन करना है, और जितना आप रिवीजन करेंगे उतना चीज़ें आपको मेमोराइज रहेगा, याद रहेगा, और उतना ही सटीकता के साथ आप उत्तर को दे पाएंगे। तो ये रिवीजन जरूरी है। उसके बाद है अभ्यास। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात शिल्पे पढ़त नुसान, ठीक है। ये तो आप जानते हैं, ठीक है। तो अभ्यास करना है, रिहर्सल करना है। आप देखते होंगे कि थोड़ा सा 2 मिनट 4 मिनट का प्रदर्शन के लिए, चाहे वो डांस कंपटीशन हो या फिर पीटी परेड हो या कोई भी दिखाने वाली चीज़ें हो या शारीरिक गतिविधियां हैं, उसके लिए लोग बरसों मेहनत करता है, 5 साल 10 साल। आपने देखा होगा कि किस तरह से कोई खिलाड़ी, अभिनव बिंद्रा हो, साइना नेहवाल हो, ठीक है, या फिर नीरज चोपड़ा हो, उन्होंने भाला फेंका,
खूब दूर भाला फेंका, लेकिन उसके लिए 10 साल 15 साल का प्रैक्टिस है। महज जो है कितना भाला फेंकने में कितना समय लगा होगा, 5 से 7 सेकंड लगा होगा, और उतना के ही प्रदर्शन के लिए वो कितना 10 साल 15 साल मेहनत किया। तो निश्चित तौर पर ये अभ्यास काफ़ी ज़रूरी होता है। बिना अभ्यास का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमें मोटरसाइकिल चलाना है, कार चलाना है, डांस करना है या कुछ भी करना है, अभ्यास करना होगा। तो इसीलिए ये कंपटीशन निकालने के लिए भी आपको अभ्यास ज़रूरी है। और जो आप कंपटीशन देने जा रहे हैं उसी का प्रैक्टिस सेट, उसी का मॉडल सेट, उसी का PYQs का आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठिए। इससे क्या है कि आपकी कितनी औकात है ये भी पता चल जाएगा, आप कितने पानी में है ये भी पता चल जाएगा, और आपके जांचने वाले जो गुरुजी रहेंगे, जो सीनियर रहेंगे, वो भी बता देंगे कि बेटा जो है तुम्हारा अभी तैयारी में कमी है या फिर तैयारी में कितना कमी है। तो ये अभ्यास काफ़ी ज़रूरी है। और सबसे अंतिम में हम रखते हैं आत्मविश्वास। ठीक है, आप हमेशा अपना विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए, मजबूत रखिए, और आप हमेशा मन में सोचिए पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ कि मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। मैं एक मनुष्य, ए मैन कैन डू व्हाट ए मैन हैज़ डन, अर्थात जो काम एक मनुष्य ने किया है उसे दूसरा कोई भी मनुष्य कर सकता है। आप एवरेस्ट पर भी चढ़ सकते हैं, आप चांद पर भी जा सकते हैं, आप जो है वो शुभम शुक्ला की तरह अंतरिक्ष में भी जा सकते हैं, बशर्ते उस फील्ड में हो। लेकिन क्या है कि आपका आत्मविश्वास आपके साथ होना चाहिए। इसलिए कभी आत्मविश्वास नहीं डिगने देना चाहिए। और अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार रहा तो निश्चित तौर पर सभी विघ्न बाधाओं से लड़कर आप आगे बढ़ेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। तो चलिए, लोग हमें पूछते हैं कि सर याद कैसे रखा जाए। तो कुछ स्टडी टेक्निक है जो कि हमेशा मैं बताता हूँ, कई बार प्रोग्राम में या फिर बहुत बार यूट्यूब वीडियो पर भी बताया हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ कि कैसे पढ़ना है कि आपको याद रहे। ठीक है, तो सफलता के 7 सूत्र हैं और 7 स्टडी टेक्निक हैं। क्या स्टडी टेक्निक है कि आप पढ़िए, ठीक है, जितना पढ़िए उससे ज़्यादा लिखिए, ठीक है, और जितना पढ़िए उससे ज़्यादा लिखिए, उससे भी ज़्यादा सोचिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, सोच लिए, अब जो है कुछ चीज़ों को याद रखने के लिए आप रिमेंबरिंग ट्रिक बनाइए, ठीक है, फार्मूला बनाइए। आइए, जब 4 चीज़ हो गया तब जो है उसका अपने जूनियर के साथ, अपने सीनियर के साथ डिस्कशन कीजिए, अपने बैचमेट क्लासमेट के साथ डिस्कशन कीजिए, ठीक है। और ये भी हो गया, अब एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम देने के लिए आप रिवीजन करिए, ठीक है, और फिर प्रैक्टिस कीजिए, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में भी ये बताया है, ठीक है। ये 7 चीज़ों को आप यदि करते हैं तो निश्चित तौर पर, और ये 7 चीज़ें करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं, ठीक है, निरंतर करते हैं, रूटीन के साथ करते हैं, अनुशासन के साथ करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो यही आपका जो है तब्दील हो जाता है, यही आपको सफलता तक ले जाती है। यही वो रास्ता है, यही वो स्टडी टेक्निक है। ये 7 फार्मूला है, इसको आप याद रख लीजिए, नहीं तो आप मोबाइल से आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं कि ये 7 सफलता के सूत्र आप रखिएगा। यही वो रास्ता है, यही वो पथ है, यही वो रेलगाड़ी है, यही वो सफ़र के साधन है जो आपको सफलता तक की सैर करा सकता है। तो चलिए, इस सेशन को मैं अंत करता हूं हमेशा की तरह एक स्लोगन के साथ, और आज का स्लोगन ये है कि जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता, अपनी हुनर को निखारो। हुनरमंद व्यक्ति कठिन कार्य को आसानी से पूरा कर लेता है। जैसा कि मैंने इस वीडियो में पूरा बताया हूं कि आप अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं, आप अपने हुनर को निखारते हैं, तो निश्चित तौर पर जिस कार्य के लिए आप हुनरमंद हैं उस कार्य को आसानी से कर लेंगे। और मेरे दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में कई प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं, निवेश होते हैं। कोई खेत में लगाता है पैसा, कोई सोना में लगाता है, कोई बैंक में जमा करता है, कोई बिजनेस में लगाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है अपने खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट है, अपने व्यक्तित्व को निखारने में किया गया इन्वेस्टमेंट है, अपने को हुनरमंद बनाने के उद्देश्य से किया गया इन्वेस्टमेंट है। और ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना जो आपको कितना गुना रिटर्न दे सकता है, कितना गुना मुनाफा दे सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि आपका जमीन कोई छीन सकता है, रुपया पैसा बैंक बैलेंस छीन सकता है, लेकिन आपने जीवन में जो हुनर हासिल किया, ये हुनर आपका सब कुछ छीन जाने के बाद भी फिर आप जमीन से आप उठकर और पूरा ताजमहल बना सकते हैं, पूरा सफलता का आप जो है ना महल बना सकते हैं। तो अपने व्यक्तित्व को निखारने में, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, अपने आप को हुनरमंद बनाने में लोगों को निवेश करना चाहिए। आप भी करिए, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे और
पदाधिकारी बनकर लोगों के सामने आएंगे। फिर लोग कहेंगे कि बंदा ने मेहनत इतनी खामोशी से किया कि सफलता ने शोर मचा दिया। धन्यवाद। जय हिंद।